जय हिंद दोस्तों। जब से हरियाणा चुनाव के परिणाम आए हैं, तब से सोशल मीडिया हो या गली मोहल्ले में ईवीएम को लेकर चर्चा हर जगह हो रही है और कई लोगों का ये मानना है कि ईवीएम की जगह पर फिर से अब बैलेट पेपर को वापस लाना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि क्यों बैलेट पेपर जो है वो सही विकल्प नहीं है और हमें क्या विकल्प चुनना चाहिए जिससे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो इंश्योर किया जा सके। सबसे पहले कि ईवीएम पर सवाल उठ क्यों रहे हैं। ईवीएम पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हरियाणा का जो इलेक्शन था उसमें भाजपा खुद ये मानकर चल रही थी कि उनकी हार होने वाली है। ज्यादातर नेता से अगर आप बात करते तो वो काफी अंडर कॉन्फिडेंट थे और जितने भी पत्रकार चाहे वो किसी भी चाहे वो लेफ्ट लीनिंग हो या राइट लीनिंग हो, जो भी ग्राउंड पर गए थे सबका ये कहना था कि कांग्रेस बहुत भारी बहुमत की तरफ वहां बढ़ रही है। जितने एग्जिट पोल हुए, जितने प्री पोल हुए, सबका मानना था कि कांग्रेस हरियाणा बहुत ही एक तरफा जीतने वाली है। लेकिन जब रिजल्ट आए तो ठीक उसका उल्टा हुआ और उसके बाद कुछ और ऐसे फैक्ट सामने आए जिससे कि ईवीएम पे डाउट और ज्यादा बढ़ने लगा। सबसे पहला फैक्ट कि इलेक्शन में आपको पता है कि पोस्टल बैलेट से भी वोटिंग होती है और उसके बाद ईवीएम से भी होती है। पोस्टल बैलेट जो कि बूथ तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो लोग पोस्टल बैलेट के जरिए अपना वोट भेजते हैं। कुछ लोग इंडिया के बाहर होते हैं, कुछ लोग फौज में होते हैं, कुछ लोग सरकारी ड्यूटी पे कहीं ऐसी जगह होते हैं जहां पर कि नहीं आ सकते वापस वोट डालने के लिए, तो वो लोग पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करते हैं वोट डालने के लिए। तो सबसे पहले जो शॉकिंग चीज ये है कि पोस्टल बैलेट में जब गिनती हुई, सबसे पहले वोटिंग का जब काउंटिंग होता है तो पोस्टल बैलेट सबसे पहले गिने जाते हैं। तो पोस्टल बैलेट की जब गिनती स्टार्ट हुई तो पोस्टल बैलेट में कांग्रेस पार्टी 70 से ज्यादा लगभग 74 सीटें 90 में से जीत रहा था और भाजपा सिर्फ 16 सीटें जो है वो जीत पा रही थी पोस्टल बैलेट में। आमतौर पे पोस्टल बैलेट में कहा जाता है कि भाजपा ज़्यादा स्ट्रांग होती है, लेकिन पोस्टल बैलेट में कांग्रेस एकदम से एक तरफा जीती और सेम इलेक्शन में सेम जगह के लोगों में ऐसा इतना ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन कैसे हो गया कि पोस्टल बैलेट में एक तरफा कांग्रेस जीत गई और जब ईवीएम खुला तो ईवीएम में एक तरफा जो है बीजेपी जीत रही है। बीजेपी को 48 सीटें आ गई और कांग्रेस सिर्फ 37 सीट पे सिमट के आ गई। मतलब कि पोस्टल बैलेट में जितनी सीटें कांग्रेस ने जीती, ईवीएम में उसकी आधे सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। तो ये एक तथ्य है, ये एक फैक्ट है जो कि काफी सारे लोगों के अंदर ईवीएम के ऊपर शंका पैदा कर रहा है। और जब सीट बाय सीट इस चीज का एनालिसिस लोग कर रहे हैं, उन सीटों पर जिन पर कि भाजपा ने 10,000 से ज्यादा अंतर से भी जीत दर्ज की है, उस पर भी बैलेट पेपर में कांग्रेस जो है वो भाजपा से कहीं ज्यादा मत प्रतिशत लाके वहां पर बैलेट पेपर में जीत दर्ज किया है। लेकिन ईवीएम में मामला एकदम उल्टा हो जा रहा है। तो ये एक जो फैक्ट है जो कि लोग एनालाइज कर रहे हैं, तो इसके कारण लोगों का ईवीएम पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। दूसरा जो फैक्ट है कि कई सारे ऐसे ईवीएम मिले जिसपे कि जब खोला गया ईवीएम को कैंडिडेट्स के सामने तो उस पर बैटरी 99% दिखा रहा था। आपको ये मैं बता दूं कि एक ईवीएम में अगर 500 वोट डलते हैं तो वो लगभग 74% पे बैटरी आ जाता है। जैसे आपका कोई मोबाइल फोन है, उसको जैसे जितना आप यूज करते रहेंगे उसकी बैटरी जो है वो ड्रेन होती रहती है। तो उसी तरह एक ईवीएम में अगर 500 वोट पड़ गया है तो उसमें लगभग 74-75% बैटरी होनी चाहिए। इसके बारे में कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत किया है कि बहुत सारे ऐसे ईवीएम थे जिसको कि कैंडिडेट के सामने जब खोला गया तो उसमें वोट्स तो पूरे डले हुए हैं लेकिन बैटरी 99% मतलब कि वो अनयूज्ड ईवीएम ऐसा दिखा रहा है। और इस बात को रिटर्न वहां पे रिटर्निंग ऑफिसर जो वहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं जो काउंटिंग कराते हैं, उनके सिग्नेचर भी हैं ईवीएम नंबर के साथ कि ये ईवीएम पे 99% की बैटरी है। और कई सारी जगह पे ऐसे 20 विधानसभाओं का जो कंप्लेन है इलेक्शन कमीशन को कांग्रेस पार्टी ने दिया है। अब ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि इलेक्शन कमीशन आज की डेट में एक कॉम्प्रोमाइज्ड, एक भाजपा का एजेंट की तरह काम करता है। भाजपा को फायदा हो सके इसलिए राम रहीम जैसे एक बलात्कारी और हत्यारे को भी जेल से बाहर लाने के लिए इलेक्शन कमीशन अपना एनओसी दे देता है कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, उनको बाहर ले आओ। भाजपा के कहने पर इलेक्शन कमीशन चुनाव की डेट आगे बढ़ा देता है। भाजपा को फायदा हो सके इसलिए जो 4 स्टेट के इलेक्शन एक साथ होते थे, यानी कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के साथ साथ झारखंड और महाराष्ट्र के इलेक्शन भी साथ में होने थे, उसको वन नेशन वन इलेक्शन का नारा देने वाले लोग जो है वो अलग करवा दिए। और इलेक्शन कमीशन जो है वो कहता है कि वन नेशन वन इलेक्शन का तो वो सपोर्ट करते हैं लेकिन 4 स्टेट के जो इलेक्शन है वो साथ में नहीं करा सकते, इसलिए वो दो अलग कराएंगे, दो अलग कराएंगे। और लोकसभा चुनाव के टाइम पर देखा ही था कि किस तरह खुलेआम कम्युनल भाषण जो है
नरेंद्र मोदी से लेके भाजपा के सभी बड़े नेता दे रहे थे और आज तक इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो भाजपा का एक कठपुतली की तरह, भाजपा का एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इससे जो ईवीएम के ऊपर शंका है लोगों का और ज़्यादा बढ़ रहा है कि ईवीएम जो है मे बी इलेक्शन कमीशन की मदद से उसमें कुछ छेड़छाड़ कर रहा हो और इलेक्शन को मैनिपुलेट, जो इलेक्शन का रिजल्ट हो उसको मैनिपुलेट भाजपा कर रही हो। लेकिन इन सारे तथ्यों के बाद भी, इन सारे आशंकाओं के बाद भी मैं ये कहता हूं कि बैलेट पेपर पर वापस जाना एक सही डिसीजन नहीं होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसको समझने से पहले आप ये समझो कि किसी ईवीएम में छेड़छाड़ कैसे हो सकती है। देखो, ईवीएम हो या दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, उसके साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है। चाहे आपका घर का सिंपल स्विच हो जिसपे कि फैन का स्विच की जगह पे बल्ब का स्विच, बल्ब का स्विच की जगह फैन का स्विच किया जा सकता है। उसी तरह कांग्रेस की वोट की जगह पे भाजपा का वोट, भाजपा की वोट की जगह कांग्रेस का वोट, ये करना भी संभव है। और उसके साथ किसी तरह का और मैनिपुलेशन भी करना संभव है, लेकिन डिफरेंट लेवल पे मैनिपुलेशन करने की डिफिकल्टी जो है वो डिफरेंट हो सकती है। आप जब सोचने की कोशिश करो क्या क्या मैनिपुलेशन हो सकता है। एक मैनिपुलेशन तो ये हो सकता है कि जो ईवीएम का नंबर है जो कि पहले ईवीएम में वोट हुआ, सेम नंबर अगर प्रिंट किया हुआ दूसरा ईवीएम में पूरा का पूरा ईवीएम रिप्लेस हो जाए। इसको कैंडिडेट जो है नॉर्मली स्ट्रांग रूम की निगरानी करते हैं, जितने भी वॉलेंटियर होते हैं अपोजिशन पार्टी के, और कई सारे जगह पे लोग पकड़ते हैं अगर थोड़ा सा भी आशंका होता है कि ये ईवीएम रिप्लेस करने की कोशिश हो रही है। तो एक तरह का जो मैनिपुलेशन हो सकता है कि ईवीएम ही रिप्लेस हो जाए। दूसरा ये हो सकता है कि कोई स्क्रू ड्राइवर और इन सब की मदद से मैकेनिक हो और वो ईवीएम को खोल के उसके अंदर का जो मेन चिप होता है, जो मेन उसका कंट्रोल यूनिट होता है जिसके अंदर आपका वोट्स रजिस्टर्ड होता है और स्टोर्ड होता है, कोई आदमी सिर्फ उस पार्ट को ही चेंज कर दे। पता है कि इस ईवीएम में 500 वोट है, उसमें पहले से 500 वोट का आपको 300 वोट किसी और पार्टी को, बाकी जो वोट्स हैं 200 उसको डिस्ट्रीब्यूट करके किसी और पार्टी को किया हुआ हो, वो उसको ला के चेंज कर दे कंट्रोल यूनिट, ये एक मैनिपुलेशन हो सकता है। तो इस तरह से कई लेवल के मैनिपुलेशन हो सकते हैं, लेकिन इसके कोई भी प्रमाण हमारे सामने तो है नहीं। हमारे पास सिर्फ कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं जो कि पॉइंट करते हैं कि मे बी ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसका हमारे सामने कोई ऐसा हार्ड प्रूफ नहीं है। दूसरी बात, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने के लिए आपको स्किल्ड आदमी की ज़रूरत है, आपको जो है थोड़ा सा टेक्निकल आदमी जो ये काम कर सकता है उसकी ज़रूरत है। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको सारे के सारे ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करना है। एक ईवीएम में अगर 500 वोट डाले जाते हैं तो हार्डली अगर आप 10 ईवीएम को भी अगर आप टैंपर कर पाएँ तो 10 ईवीएम मतलब कि 5000 वोट। एक विधानसभा के अंदर में 5000 वोट भी अगर आप स्विंग कर देते हैं तो वो 5000 वोट के अंतर से भी कई सारे सीटों पे हार जीत डिसाइड होती है और वहाँ पे भी विनिंग पार्टी हार सकती है और हारने वाली पार्टी जीत सकती है। तो जहाँ पे कि कई सारे ईवीएम है उसमें 10 ईवीएम के साथ केवल ऐसा टैंपर करना ये किया जा सकता है। कोई भी आटे में ही नमक मिलाता है, नमक में आटे नहीं मिलाता है। लेकिन उसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उस 10 ईवीएम में भी छेड़छाड़ करने के लिए आपको टेक्निकल समझ वाले लोग चाहिए, आपको टेक्निकल नॉलेज वाले लोग चाहिए। लेकिन अगर आप वापस बैलेट पेपर पर जाएंगे तो क्या होगा, बैलेट पेपर पर आप जाएंगे तो कोई एक अनपढ़ भी आदमी बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। जो पुराना बैलेट है उसको हटा के उसके अंदर नया बैलेट डाल दिया, 500 पुराने बैलेट निकाल लिए, 500 नया बैलेट डाल दिया, पूरा का पूरा बैलेट बॉक्स जो है वो डिफरेंट रिप्लेस कर दिया गया। इस तरह से बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ करने के लिए तो आपको टेक्निकल नॉलेज भी नहीं चाहिए, वो तो कोई भी कर सकता है। और जहां पे इलेक्शन कमीशन खुली तौर पे भाजपा को सपोर्ट करता है, जहां पर राज्य की पुलिस और प्रशासन है वो भी पार्टी को सपोर्ट करती है, पार्टी के एजेंट की तरह काम करती है। आपने कई राज्यों में पंचायत लेवल के इलेक्शन पर देखा होगा कि कैसे पुलिस और प्रशासन जो है वो धांधली करने में मदद करती है। आपने चंडीगढ़ में देखा कि कैसे बैलेट पेपर पे ही वो इलेक्शन था, जहां पर कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था कैसे उसने भाजपा को, हारे हुए भाजपा को जितवा दिया था, उसने बाद में सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ के वो इलेक्शन का रिजल्ट सुधरा था। तो इस तरह का जो खेल है वो तो अगर आपके पास ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पे आ जाए तो वो तो और खतरनाक खेल खेलेंगे और उसमें आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि बैलेट पेपर पे जाना एकदम से बेवकूफ़ी भरा डिमांड है। ईवीएम को छेड़खानी करने में जहां एक तरफ से कुछ पढ़े लिखे लोगों की जरूरत पड़ते हैं, बैलेट पेपर को तो अनपढ़ भी उस पर छेड़खानी करके चले जाएंगे। बैलेट पेपर पे अगर आप जाएंगे तब तो और ज़्यादा डिजास्टर्स रिजल्ट आएंगे, क्योंकि प्रशासन, इलेक्शन कमीशन, पुलिस
सब कोई मिल के कोई भी किसी लेवल पे घपला कर पाएगा उसको बहुत आसानी से। उसके साथ छेड़छाड़ करने के लिए तो आपको अलग एक स्किल की भी जरूरत नहीं है। तो फिर जब बैलेट पेपर पे नहीं जाना चाहिए तो उपाय क्या है? उपाय बहुत ही सिंपल है और इस उपाय के लिए, इस चीज के डिमांड के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे एडवोकेट प्रशांत भूषण और कई सारे लोग। और उसमें क्या डिमांड है, बहुत सारे जो भाजपा वाले हैं वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट गए थे तुम लोग बैलेट पेपर के लिए फिर भी हार गए। उन बेवकूफ़ों को यही नहीं पता कि पेटिशन क्या था। पेटिशन ये नहीं था कि बैलेट पेपर से आप इलेक्शन कराओ, पेटिशन उसमें सिर्फ इतना सा था कि जो भी आप ईवीएम है, आप जो उस पर इलेक्शन कराते हो ठीक है, लेकिन उसमें वीवीपैट से आपको स्लिप भी तो निकलती है ना। आप उस स्लिप को क्या करो, उसको भी काउंट करो। 100% जितना ईवीएम में एक जो काउंटिंग निकल के आया है वो आप रिजल्ट डिक्लेयर कर दो, लेकिन पैरेलली आप जो वीवीपैट के स्लिप्स हैं उसको भी आप एक एक स्लिप को काउंट करो और उसको आप टैली करो ईवीएम के काउंट से। अगर एक भी ईवीएम का काउंट जो है और वीवीपैट का काउंट मिसमैच हो रहा है, जिसका कि कोई लॉजिक नहीं है, कोई कारण नहीं है जिसके कारण कि ये हो सकता है, तो फिर आप वहाँ पर चुनाव फिर से कराओ और उस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। मैं कहता हूँ आप 100% भी ना काउंट करो, रेंडमली आप सारे कैंडिडेट्स को कहो कि आप जितने भी ईवीएम्स हैं उसमें 25% ईवीएम वो लोग रैंडमली चूज करें और सिर्फ 25% जो ईवीएम जो सिलेक्टेड है रैंडमली, उसमें से जितने भी वीवीपैट हैं उसको काउंट करके और टैली करो ईवीएम के रिजल्ट से। अगर वो ईवीएम के जो काउंट है और वीवीपैट का काउंट है वो मैच कर जाए तो ठीक है, और एक भी ऐसा फॉल्टी निकल के आए जहाँ पे कि ईवीएम के काउंट और वीवीपैट की काउंट मैच नहीं कर रही है, तो वहाँ पर रिकाउंट करो और उसके बाद भी मैच नहीं करता है तो उस विधानसभा का या लोकसभा का इलेक्शन कैंसिल होना चाहिए। इसका मतलब है कि वहाँ पर छेड़छाड़ हुई है। छेड़छाड़ नहीं भी हुई है तो ईवीएम ने गलत परफॉर्म किया है, कुछ उसके अंदर एरर है और उसको जब तक ठीक नहीं किया जाता तब तक उस इलेक्शन को मानना नहीं चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं रह जाता जब तक कि आपका इलेक्शन फ्री एंड फेयर ना हो। तो फिर तो ऐसा लोकतंत्र एक ढकोसला मात्र होगा जहां सिर्फ चुनाव कराने की एक नाटक की जा रही है और एक्चुअल में वो चुनाव निष्पक्ष ही नहीं है। चुनाव तो निष्पक्ष वैसे भी नहीं रहेगा अभी मौजूदा इलेक्शन कमीशन और प्रशासन के होते हुए, लेकिन एटलीस्ट जो आदमी जिसको वोट दे रहा है उसका ही वोट वैसे ही काउंट तो होगा। तो इसीलिए बैलेट पेपर की जगह पे ईवीएम को ही रखना चाहिए, बस वीवीपैट्स को भी काउंट करना चाहिए। कम से कम 25% जो ईवीएम मशीन है उसके वीवीपैट को काउंट करके टैली करना चाहिए। ये मेरा सुझाव है, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ अगर बैलेट पेपर वापस आया तो कोई अनपढ़ आदमी भी उसके साथ छेड़छाड़ कर सकता है और ईवीएम को छेड़छाड़ करने में पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो जब अनपढ़ लोगों को छेड़छाड़ करने का आप मौका दे देंगे तो वहाँ पर तो अलग अलग लेवल पे खेल हो सकता है। इसलिए ईवीएम जो है बैलेट पेपर से हमेशा सिक्योर है इंडिया में, लेकिन उसमें वीवीपैट की काउंटिंग होनी चाहिए और उसको टैली करना चाहिए ईवीएम के रिजल्ट से। यही पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगा था, जिसको कि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभी इलेक्शन चल रहा है, इस समय हम अगर छेड़छाड़ करेंगे तो ये बहुत ही इलेक्शन प्रोसेस में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए अभी आप इसको जैसे चल रहा है चलने दो, बाद में इसको देखेंगे। तो फिर से इस पे जोर लगाना चाहिए पार्टियों को और ये इंश्योर करना चाहिए कि एटलीस्ट 25% जो ईवीएम्स हैं उसके वीवीपैट काउंट हो और ईवीएम में जो काउंटिंग आई है उससे मैच हो। अगर मैच नहीं करता तो वो इलेक्शन खारिज हो जाना चाहिए, फिर से इलेक्शन होना चाहिए। आपको याद दिला दूं कि लोकसभा इस बार का जो इलेक्शन हुआ है उसमें बहुत सारे सीटों पे जो नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड हुए हैं और नंबर ऑफ वोट काउंट किए गए हैं उसमें बहुत बड़ा अंतर है, जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने आज तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, जिसके बारे में आज तक लोगों को नहीं पता कि ऐसी डिफरेंस क्यों है कि नंबर ऑफ वोट्स जो पोल्ड हुए और नंबर ऑफ वोट्स जो काउंट हुए उसमें कई जगह पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये क्यों है इसके बारे में भी लोगों को पता चलना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्या हुआ, क्योंकि एक लोकतंत्र में इलेक्शन फ्री एंड फेयर है ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन के क्लेम करने से नहीं होगा, उसको फ्री एंड फेयर होता दिखना भी चाहिए, लोगों को लगना भी चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी को 39% वोट्स आए हैं हरियाणा में, तो अगर लगभग 39-40% की जनता जो है वो अगर आपका डाउट रख रही है ईवीएम में, तो आप उसको कैसे फ्री एंड फेयर मान सकते हैं? 40% एक बहुत बड़ा नंबर होता है। भाजपा को जो कि जीती है उसके फेवर में भी उतने ही 39-40% ही लोगों ने वोट किया है। तो एक तरफ 40% लोग आपको बोल रहे हैं कि ईवीएम ठीक है, दूसरी तरफ 40% लोगों का शक है ईवीएम पर। तो उस शक को दूर करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और उसको इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए
और जो भी ऐसे स्टेप्स हों जिससे कि लोगों का भरोसा लोकतंत्र में या इलेक्शन प्रोसेस में बढ़ता है, वो स्टेप लेने से इलेक्शन कमीशन को झिझकना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में नहीं करना चाहिए कि भाई हम तो वीवीपैट नहीं काउंट करेंगे। क्यों नहीं काउंट करोगे, क्या दिक्कत है? आप लॉजिक देते हो टाइम ज़्यादा लगेगा, लगने दो टाइम यार। इतने दिन आप जो है इतने लंबे चरणों में इलेक्शन करते हो, 5-5 दिन इलेक्शन को बढ़ा देते हो भाजपा के कहने के कारण, और उसमें अगर एक दिन एक्स्ट्रा लग गया काउंटिंग में तो क्या फर्क पड़ता है उस एक दिन से? भाजपा ने कहा कि आप इलेक्शन को एक हफ्ता आगे बढ़ा दो, तो आपने 7-8 दिन आगे बढ़ा दिया ना, तो काउंटिंग होने में एक दिन एक्स्ट्रा लग जाएगा तो क्या दिक्कत वाली बात है? इसीलिए मैं लास्ट में फिर से अपनी बात को दोहरा के ख़त्म करता हूँ कि ईवीएम जो है उसके साथ वीवीपैट के जो स्लिप्स हैं उसके भी काउंटिंग होनी चाहिए, मिनिमम 25% ईवीएम के। बैलेट पेपर कोई विकल्प नहीं है, बैलेट पेपर आने से गुंडागर्दी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, प्रशासन शासन सब मिल करके उसमें फ़ायदा उठाएंगे। तो आपको बैलेट पेपर का डिमांड नहीं करना चाहिए, डिमांड सिर्फ इतना करना चाहिए कि वीवीपैट की भी आप काउंटिंग करवाओ। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट करके बताइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।